आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और ज्योग्राफी का जो सबसे पहला चैप्टर होता है आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा। चैप्टर का नाम है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल दो वीडियो में, दो पार्ट में आपके पास आएंगे। सबसे पहले जो पार्ट रहेगा वो ब्रह्मांड का रहेगा, और आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में ही चर्चा करेंगे। इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को आप बिल्कुल अच्छे से कीजिए और अपनी पढ़ाई को एक नई ऊंचाई पर ले जाइए, क्योंकि ये जो टाइम है अभी जो मिल रहा है वो फिर आपको वापस नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग भी इस टाइम का सही उपयोग करते हैं और शुरू करते हैं। तो ब्रह्मांड, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्स भी कहा जाता है, सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रह्मांड है क्या, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, तारा, सौरमंडल, आकाशगंगा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बताइएगा, एकदम आराम से इसे बोलिए कि पृथ्वी, ठीक है, तारे, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल तथा आकाशगंगा के सम्मिलित पुंज को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड में छोटे छोटे अणु से लेकर बड़े बड़े आकाशगंगा तक पाए जाते हैं। प्रश्न आएगा कि आकाशगंगा किसे कहते हैं, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा कि आकाशगंगा किसे कहते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग थोड़ा समझिए कि ब्रह्मांड के बारे में विभिन्न खगोलविदों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या था? तो 140 ईस्वी की बात है, 140 ईस्वी की बात है। एक भूगोलवेता थे जिनका नाम टॉलमी था। मैंने इतिहास में भी इनके बारे में बताया है। टॉलमी, इन्हें मानचित्र कला का पिता भी कहा जाता है। टॉलमी को, टॉलमी थे। टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। पृथ्वी है जो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के कारण इस थ्योरी को कहा गया भूकेंद्रीय, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जबकि फिर 15वीं शताब्दी आते आते एक पोलैंड के खगोलविद थे जिनका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बताया कि जो ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो क्या है, ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो सूर्य है, और सारे ग्रह जो है इसके चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के कारण इस थ्योरी को माना गया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहा गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसी सिद्धांत के कारण, और सबसे सर्वमान्य सिद्धांत जो माना जाता है, इसी सिद्धांत के कारण कोपरनिकस को खगोल शास्त्र का पिता या जनक भी कहा जाता है। खगोल शास्त्र का पिता या जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी। अभी मैंने बताया था ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी, COSMOLOGY। ये प्रश्न बराबर आते हैं, इसको आप नोट कर दीजिएगा। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। तो कोपरनिकस ने अपने सिद्धांत में सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया था। इस कारण कोपरनिकस को फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी या खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की, और दूरबीन के माध्यम से उन्होंने ब्रह्मांड का अध्ययन किया। तो उन्होंने भी बताया कि सूर्य है जो ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सारे ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन उस समय के चर्च को कहा जाता है ये बातें नागवार गुजरी। ईसाई धर्म में कहा जाता है कि आपको उनके अनुसार, चर्च के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वी केंद्र में था और सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। और ये बातें चूंकि धर्म और विज्ञान के बीच लड़ाई थी, तो यहाँ पे धर्म जीत गया, क्योंकि धर्म एक ऐसा चीज है जो कहा जाता है कि विज्ञान को कभी कभी झूठा साबित करता है। और यही बात यहाँ पे हुई कि उन्होंने माना कि आपको नहीं, जो गैलीलियो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। और कहा जाता है कि चर्च के पादरियों ने इन्हें 1633 ईस्वी में गिरफ्तार करवा दिया इनके इस थ्योरी के चलते, और बाद में चलकर मृत्यु हो गई। जबकि आपको पता होना चाहिए साइंस क्या है, साइंस तर्क है। साइंस क्या है, एक खोज है, बहुत सारे चीज को, पहलुओं को देख कर क्या है उसे बताया जाता है। लेकिन धर्म क्या है, कार्ल मार्क्स ने धर्म के बारे में बोला था, धर्म लोगों के लिए अफीम है। इसलिए आप भी अपना आंख खोल के देखिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ये कोटेशन तो एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, किसने कहा था धर्म
लोगों के लिए अफीम है। तो किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। तो गैलीलियो को ये कहा। तो यह प्रश्न गैलीलियो से ही आ सकता है कि दूरबीन के आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। और यही गैलीलियो ने मंदाकिनी की भी खोज की थी। आगे चल के बताऊंगा मंदाकिनी क्या होता है। इसके बाद 16वीं शताब्दी में केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया। यानी केपलर ने भी यही बात बताया कि ग्रह जो है वो क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी यहाँ पर प्रश्न क्या आएगा कि ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने दिया। खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कोपरनिकस को कहा जाता है। कोपरनिकस और केपलर में बराबर आप कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये बात जानिएगा। ग्रहों का गति का नियम केपलर और खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कोपरनिकस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये तो ब्रह्मांड के बारे में विभिन्न खगोलवेताओं का मत था। अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से के संबंध में बहुत सारी थ्योरियां हैं, लेकिन जो सबसे मान्य थ्योरी है वो है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक पिंड था जिसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण ये क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़ों में बटा। फिर इस छोटे छोटे टुकड़ों से बहुत सारे खगोलीय पिंडों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। खगोलीय पिंड कहने का मतलब क्या है कि ग्रह, उपग्रह, तारे, तो ये सब क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। यही सिद्धांत का क्या कहलाया? बिग बैंग थ्योरी, जिसका प्रतिपादन 1927 में जॉर्ज लेमेंटेरे ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बराबर पूछता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग ऐसे याद रखिएगा, ऋतिक रोशन का एक फिल्म आया था बैंग बैंग, तो उससे याद करना है आपको बिग बैंग थ्योरी। लेकिन 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इस थ्योरी की व्याख्या की। मैंने अभी बताया बिग बैंग थ्योरी क्या था, और उन्होंने ये भी बताया कि आकाशगंगा जो है, ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के ये बिग बैंग थ्योरी से ही एक आकाशगंगा का निर्माण हुआ। आकाशगंगा जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। तो अब प्रश्न आता है कि आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। ठीक है, आकाशगंगा असंख्य तारों का एक क्या है? समूह है। और एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल गैसों के संलयन से हुई। जैसे एक प्रश्न बराबर आता है, सूर्य में उतनी ऊर्जा किस माध्यम से होती है? तो संलयन। संलयन में क्या होता है कि बहुत सारे अणु क्या होते हैं? जुड़ते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आकाशगंगा के भी निर्माण कैसे हुए? हाइड्रोजन गैस के संलयन से हुई। जैसे एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है, हाइड्रोजन बम परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक है। और एक बात हमेशा याद रखेगा कि विखंडन से ज्यादा ऊर्जा संलयन में मिलती है, और हाइड्रोजन बम जो है वो आपको संलयन सिद्धांत पर आधारित है, जबकि परमाणु बम है जो विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपसे पहला प्रश्न, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की? हाइड्रोजन बम की खोज किसने की? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें। तो आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ? हाइड्रोजन गैस से बने विशाल गैसों के संलयन से हुई, जिसे निहारिका कहा गया, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेबुला। नेबुला कहा गया। निहारिका को क्या कहा गया? नेबुला। नेबुला एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ कुहासा होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? कुहासा होता है। हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है। और यह 24 आकाशगंगा का, मंदाकिनी जो है वो 24 आकाशगंगा का एक बृहद पुंज है, जिसका आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपको मंदाकिनी का आकार कैसा होता है। हमारा जो पृथ्वी जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार। और मंदाकिनी की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। मैंने अभी चर्चा भी किया था। थोड़ा सा आप लोग फिर से इसे समझिए कि आकाशगंगा, फिर आपको आता है क्या? मंदाकिनी। तो थोड़ा सा इसको इस तरह से समझिए आप लोग। चलिए, ये हो गए हम। तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं? हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी किसका भाग है? तो पृथ्वी किसका भाग है? सौरमंडल का भाग है। ये सौरमंडल किसका भाग है? तो सौरमंडल किसका भाग है? आकाशगंगा का भाग है। आकाशगंगा का भाग है। आकाशगंगा किसके अंतर्गत आते हैं? तो आकाशगंगा किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं।
सेलुलॉजी में जैसे पढ़ते हैं आप, बस उसी तरह समझिए कि ब्रह्मांड के अंदर में कौन है? आकाशगंगा। आकाशगंगा किसके अंतर्गत? सौरमंडल। और सौरमंडल के अंतर्गत पृथ्वी। यही मैंने बताया कि बिग बैंग थ्योरी के बाद किसका निर्माण हुआ था? आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? असंख्य तारों का एक समूह है जिसका निर्माण हाइड्रोजन गैस से बने विशाल गैसों के संलयन से हुई है, और जिसे निहारिका या निबुला भी कहा जाता है। निबुला एक लैटिन भाषा का जो अर्थ है, जिसका अर्थ क्या होता है? कुहासा होता है। हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न बराबर आता है। और मंदाकिनी जो है 24 आकाशगंगाओं का एक समूह है जिसका आकार क्या है? सर्पिलाकार है। मंदाकिनी की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। अब बात करते हैं तारामंडल की। तारामंडल किसे कहा जाता है? तो मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारों की विशेष आकृति के रूप में व्यवस्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तारामंडल। जैसे आप लोग रात को देखते हैं, हम लोग बोलते हैं सतभैवा तारा है। सतभैवा तारा देखते हैं जो ध्रुव तारा के लगभग बगल में रहता है, 7 भाई। तो सप्तऋषि जो तारा है वो एक तारा मंडल का क्या है? उदाहरण है कि एक श्रृंखला के तौर पर, ठीक है, वो आपको व्यवस्थित है। अगर ध्रुव तारा की बात की जाए तो ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है। ध्रुव तारा जो अभी मैंने अभी चर्चा किया, ध्रुव तारा ये हमेशा किस दिशा में स्थित होता है? तो ये हमेशा उत्तर दिशा में स्थित होता है। और इससे प्रश्न ये भी आते हैं कि जब मतलब कि दिशा सूचक यंत्र का खोज नहीं हुआ था तो पुराने जमाने में नाविक जो है रात को ध्रुव तारा को देखकर ही दिशा का पता लगाते थे। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा हमेशा एकदम निश्चित रहती है, ये हमेशा उत्तर में रहता है। कहा जाता है कि पृथ्वी की दैनिक गति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसकी दिशा हमेशा कहाँ रहती है? उत्तर। तो जब आपको उत्तर पता चल जाएगा तो दिशा का निर्धारण तो आप खुद ब खुद कर ही लीजिएगा। तो ध्रुव तारा जो कहा जाता है सबसे चमकीला तारा है। अब इसी तारों का जो समूह होता है उसे नक्षत्र भी कहा जाता है। तारों का समूह क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। आप लोग पढ़ते हैं ना, हथिया नक्षत्र, काना नक्षत्र, जो हमारे पंचांग में भी मिलता है। नक्षत्र की संख्या कितनी है? तो नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27 है। आशा करता हूं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, तो आप जब नक्षत्र पूछा जाता है तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है राशि। राशि की संख्या कितनी है? तो राशि की संख्या कितनी है? 12 है। ऐसा इसलिए कि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो 12 तारा समूह से गुजरती है। कितना तारा समूह? 12 तारा समूह से गुजरती है। तो भारतीय ज्योतिषियों ने इसे ही कहा, क्या कह दिया? राशि चक्र। और यही राशि चक्र को क्या नाम दिया गया? राशि। इसलिए आप लोग का पेपर में सुबह सुबह देखते हैं, उठेंगे तो क्या? राशि। राशि में पढ़ते हैं तुला राशि, जितना भी राशि होता है आपको। तो राशि की संख्या कितनी है? 12 है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे भी प्रश्न आता है। नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27। राशि की संख्या कितनी है? आपको 12। अब बात करते हैं तारा। तारा की, तारा किसे कहा जाता है तथा तारा का क्या सिद्धांत है, तारा का क्या क्या नियम है। अब बात करते हैं तारे की, स्टार्स। तारे क्या है? तो तारे या वैसे आकाशीय पिंड जिनकी स्वयं की ऊर्जा तथा ऊष्मा होती है, जो प्रकाश देते हैं, उसे हम लोग तारे का कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। इनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। यानी अगर पूछता है तारे में इतनी ऊर्जा किस विधि से आती है, तो नाभिकीय संलयन विधि से। और सूर्य में भी ऊर्जा नाभिकीय संलयन विधि से आती है। मैं जब सौरमंडल, ठीक इसके बाद सौरमंडल शुरू कर रहा हूं, सूर्य के बारे में बताऊंगा, तब बताऊंगा कि नाभिकीय संलयन और विखंडन क्या होता है। कहा जाता है तारों का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले प्रश्न ये है। तो कहा जाता है ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों एवं धूल के कणों एवं बादलों के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है। यानी किसके कारण हो रहा है? गैस एवं धूल कणों एवं बादलों के कारण आकाशगंगा के केंद्र में क्या होता है? नाभिकीय संलयन शुरू होता है, जिससे हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में बदल जाता है। हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है और इसी हीलियम से फिर तारों का निर्माण होता है। लेकिन तारों का भी एक क्या होता है? अपना एक उम्र होता है, जैसे हम लोग का एक उम्र होता है। तो एक समय बाद कहा जाता है कि हाइड्रोजन अणु समाप्त हो जाते हैं और हीलियम बनना बंद हो जाता है। तो जब हीलियम बनना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जब ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो तारे क्या होते हैं? मृत हो जाते हैं। यानी तारे का भी एक उम्र होता है, तारे क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं।
अब प्रश्न था कि तारे का उम्र हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो तारे का उम्र तारों के रंग से हम पता लगा सकते हैं, तारों के तापमान से हम पता लगा सकते हैं। जैसे मान लिए तारा नीला एवं सफेद है तो समझिए वो क्या है, युवा अवस्था में है। अगर तारे का रंग नीला व सफेद है तो वो क्या है, युवा अवस्था में है। अगर नारंगी है तो प्रौढ़ावस्था में है। युवा अवस्था किसे कहा जाता है आप तो जानते ही हैं, 18 किशोरा के बाद कहा जाता है युवा अवस्था, ठीक है। प्रौढ़ावस्था क्रमशः 40 वर्ष के ऊपर को प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। और लाल जब आ जाए तो समझिए वो वृद्ध अवस्था में है, सीनियर सिटीजन, 60 साल का बोला जाता है ना सीनियर सिटीजन, बस वही। तो जब उसका कलर क्या हो, लाल हो जाए तो उसे वृद्ध भी कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा कि जब तारे का रंग लाल हो तो उसे रेड जेंट भी कहा जाता है। रेड जेंट मतलब होता है लाल दानव, लाल दानव तारा, लाल दानव तारा कहा जाता है। अरे ही जब तारे का रंग लाल हो जाए तो उसमें एक विस्फोट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरनोवा विस्फोट, जिससे कई तारों का भी निर्माण होता है। और सुपरनोवा विस्फोट से ही एक और चीज का निर्माण होता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। आइए समझते हैं ब्लैक होल क्या है, इससे प्रश्न यदा कदा कभी कभी आ जाते हैं। ब्लैक होल, तो जब लाल तारे में विस्फोट होता है तब लाल तारे में विस्फोट कब होगा, जब तारे की मृत्यु होगी, तब वहां कृष्ण विवर, ब्लैक होल को हिंदी में क्या कहा जाता है, कृष्ण विवर बन जाता है। अब कृष्ण विवर क्या होता है, कहा जाता है कृष्ण विवर का होल का जो नियम है उसका प्रतिपादन जॉन हीलर ने किया था। यानी कृष्ण विवर अंतरिक्ष का वैसा स्थान है जहां पे गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाता है जहां से आपको कोई भी वस्तु पलायन नहीं हो सकती, इवन लाइट भी, प्रकाश भी क्या है, वापस नहीं आती। यानी कहने का मतलब है जैसे हम कोई चीज को भी ऐसे भीगे तो वो वापस आ गई, लेकिन जब वो कोई वस्तु ब्लैक होल में, यानी अंतरिक्ष में ऐसा स्थान जहां पे अगर ब्लैक होल में चला गया तो ये क्या होगा कि वो वहीं रह जाएगी, वो फिर वापस नहीं आएगा। ये बात आपको समझना है कि ब्लैक होल में प्रश्न आएगा कि अंतरिक्ष में कौन सा ऐसा स्थान है जहां कोई वस्तु गई तो वापस नहीं आती है, तो वो स्थान कौन सा है, ब्लैक होल। ब्लैक होल का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, जॉन हीलर ने किया था। तो आशा करता हूं कि आप लोग ब्रह्मांड चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद जो चैप्टर हम शुरू करेंगे तुरंत सौरमंडल। सौरमंडल भी ब्रह्मांड का ही एक भाग है। मैं इसे पार्ट 2 में इसलिए बांट रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। और ब्रह्मांड एक अलग चैप्टर में, ब्रह्मांड से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप एक नोट्स बनाइए, और सौरमंडल एक अलग चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अब चलिए आज कुछ सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको देना है, जो बहुत ही आसान है, एकदम बेसिक से मैंने आज सवाल उठाया है। पहला सवाल, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस यूनानी विद्वान ने किया था। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस यूनानी विद्वान ने किया था। दूसरा सवाल, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है, आप लोग इसका आंसर सोच समझ को दीजिएगा। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे किया जाता है, यानी आपको भूगोल का पिता। अगला, आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है। आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है। अगला प्रश्न, किसने समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाया था, यानी कौन से ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसने समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाया था। अगला, पृथ्वी के गोल होने का प्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया। पृथ्वी यानी किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। अगला, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है। अगला प्रश्न, विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है। अगला प्रश्न, भारतीय मानचित्र का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय मानचित्र का पिता किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानचित्र कला का पिता किसे कहा जाता है। मानचित्र कला का पिता किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। भारतीय मानचित्र का पिता किसे कहा जाता है और अगला प्रश्न है मानचित्र कला का पिता किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला नाविक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार एग्जाम में आता है। समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला नाविक कौन था। अगला प्रश्न, सबसे पहले किसने भारत को विश्व मानचित्र पर दर्शाया था। सबसे पहले किसने भारत को विश्व मानचित्र पर दर्शाया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब शेयर करें। मैं जल्द ही इसका वीडियो पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा जिसका नाम है सौर मंडल। तब तक आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़िए।
थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।